तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। कहेंगे तो पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। 18 साल पुरानी कहानी। तब मैं दफ्तर में था, एक खबर आई कि राजस्थान के गांव में एक बारात आने वाली है। अब एक क्राइम रिपोर्टर का एक शादी या बारात से क्या लेना देना। तो जिस सोर्स ने फोन किया था उसने कहा कि ऐसे ऐसे और एक बारात आ रही है इस गांव में। तो मैंने कहा इस बारात में क्राइम कहाँ है? तो उसने कहा इस बारात के पीछे की कहानी में बहुत सारे क्राइम है। तो मैंने पूछा क्या है, फिर उसने बताया। और इसके बाद मैं और उस वक्त कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, और शायद मुझे याद है यही वो कहानी थी जिसमें विनोद शिकारपुरी का नामकरण हुआ था। पहले विनोद कुमार था और इसमें विनोद शिकारपुरी। तो वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद जब गहराई में गए और यह पता चला कि शुरू में कि शादी के लिए क्राइम रिपोर्टर के जाने का क्या मतलब है, लेकिन जब वहां पहुंचे और सारी चीजें पता चली तो फिर लगा कि ये क्या है और ये कैसे हो सकता है। दरअसल पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर ये दो जगह हैं, और इन दो जगहों के बीच में एक गांव था देवड़ा, और ये बारात इसी देवड़ा गांव में आनी थी। और कहानी क्या थी कि इस गांव में और इसके आसपास के जो 12 गांव हैं उन तमाम गांवों को मिलाकर पहली बार 110 साल के बाद इस गांव में एक बारात आ रही थी। यानी लड़की इस गांव की थी, दूल्हा कहीं और से आ रहा था। तो 110 साल के बाद गांव में बारात आ रही थी। अब ऐसा क्यों? 110 साल तक क्या इस गांव से कोई डोली नहीं उठी? बिल्कुल नहीं उठी। बल्कि इस गांव को छोड़िए, इसके आसपास के 8-10-12 गांव में कभी डोली नहीं उठी। तो फिर यहां जिंदगी, समाज, सोसाइटी, परिवार, रिश्ता, ये सब कैसे चल रहा था और क्यों नहीं उठी? यही कहानी थी, और इस कहानी के पीछे क्राइम था। तो पहले कहानी और फिर इस कहानी के साथ जुड़े हुए बहुत सारे किस्से भी हैं। तो वहां पहुंचे तो पता चला कि देवड़ा में जसवंत नाम की एक लड़की है। उस लड़की की डोली उठनी है और बारात दूसरी जगह से आ रहा है, और जो आ रहा है वो भी सरकारी अफसर है और ये लड़की भी सरकारी नौकर पढ़ लिख कर। तो दोनों की शादी थी। जसवंत के पिता इंदर सिंह उनसे मिला। सबसे पहले जिस सोर्स ने ले गया जसवंत के घर पर, उस घर के बाहर एक चिन्ह कहें या कोई एक निशान कहें, एक फोटो फ्रेम टाइप कुछ टंगा हुआ था। तो मैंने पूछा कि ये अजीब सा था, वो कुछ डिफरेंट, कहीं देखा नहीं था। तो मैंने पूछा ये क्या है? तो पता चला कि ये वो निशानी है, ये जो तस्वीर टाइप की टंगी हुई चीज मेन दरवाजे के ऊपर, ये इस बात की गवाही है कि इस घर से कोई डोली उठने वाली है, यानी इस घर में कोई शादी है। और ये तस्वीर 110 साल के बाद लगी है। 110 साल बच्चों की बारात आ रही थी। तो ये शादी हुई, लड़की विदा हुई, जसवंत अपने ससुराल चली गई, लोग खुश, और 110 साल का सूना एक तरह से खत्म हुआ इस शादी के साथ। अब 110 साल का राज क्या था? क्यों यहां से कभी कोई बारात यहां नहीं आई, यहां से कभी कोई डोली नहीं गई? इसके बाद फिर ये कहानी शुरू हुआ। एक अलग अलग कैरेक्टर से जाकर मिला, उसके बाद सबसे बात की, फिर पुलिस से मिला, हिस्टोरियन से मिला, उस इलाके के पुराने लोगों से मिला। सबसे मिलने के बाद जो कहानी सामने आई वो ये थी कि इस इलाके में असल में बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। एक पुरानी परंपरा थी, फिर बाद में अभिशाप बन गई, फिर दहेज की वजह से कुछ चीजें हुई। तो शादी में इसलिए गया था क्योंकि इसके पीछे जुर्म यही था कि इस गांव में कोई भी बेटी पैदा होती मार दी जाती। वजह क्या थी? वजह यह थी कि सदियों पहले जब मुगलों का राज था, तब बहुत सारे मुगलों के अंडर में काम करने वाले जो नवाब थे वो अलग अलग जगहों पर राजपूतों को नीचा दिखाने के लिए और उनकी बेइज्जती करने के लिए वो उनके इलाके में जाते और वहाँ लूटपाट करते और उनकी महिलाओं के साथ छेड़खानी करते, उनका रेप करते। तो अब जब ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी तो इस गांव में ये हुआ कि यहाँ पे भी कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मुगलों के नवाब इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। तो लोग इतने खुददार थे कि उन्होंने कहा कि इससे पहले कि मुगलों की नवाबों के हाथों उनकी बहू बेटियां पड़े, वो खुद कुएं में कूद जाती थी और उनके हाथ नहीं रखती थी। तो फिर ये हुआ कि बचने का एक ही तरीका है कि हमारे घरों में बहू बेटी ही ना हो। इसके बाद धीरे धीरे अब ये हुआ कि बेटी पैदा होगी, बड़ी होगी, फिर दुश्मनों की नज़र पड़ेगी। तो अब लोगों ने बेटियों को मारना शुरू कर दिया। तो उस वक्त बात आन और इज्जत की थी, लेकिन वक्त बीता, ज़माना बदला, मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, ये परंपरा बनी रही।
इस परंपरा को बनने के पीछे की कहानी ये थी कि बाद में जब समाज सोसाइटी बदला तो एक दहेज नाम का दानव हमारे समाज में आया। दहेज के बिना लड़कियों की शादी नहीं होती। तो अब इस इलाके में रहने वाले ज़्यादातर लोग गरीब, उन्हें लगता कि अब बेटी पैदा हुई तो एक तो बोझ है, इसको पढ़ाओ लिखाओ, ना भी पढ़ाओ लिखाओ तो इसकी शादी में खर्चा। तो उससे अच्छा है जो पुरानी परंपरा चली आ रही थी उसको ही कंटिन्यू रखो। तो उसी के नाम पर कि पढ़ाना ना पड़े, वो अपनी बेटियों को मारने लगे। और उसी चक्कर में इस गांव में कोई बेटियां ही नहीं, तो जब बेटियां ही नहीं तो डोली कहां से उठेगी। तो फिर 110 साल बाद ये डोली कैसे उठी, इसकी कहानी अपने आप में दिलचस्प थी। जसवंत नाम की इस लड़की की जब ये पैदा हुई इंदर सिंह के घर में, इंदर सिंह पिता का इनके नाम, और वो गांव के सरपंच भी रहे। जसवंत की मां जब गर्भवती हुई तब उसे भी यही डर था और वो दुआ मांगती थी कि बेटी ना हो बेटा, क्योंकि उसे मालूम था बेटी होगी तो उसे अपने हाथों से मारना होगा, और वो नहीं मार पाई तो उसके पिता या दादा चाचा ये लोग मार डालेंगे। इत्तेफाक से जब डिलीवरी हुई तो बेटी पैदा हुई। मां डर गई, उसे लगा अब क्या। बेटी को वो मारना नहीं चाहती थी, कोई भी मां मारना नहीं चाहती, लेकिन उसे मालूम था कि सच्चाई जब सामने आ गई तो घर वाले उसे मार देंगे। यहां पर जसवंत की मां के मायके वालों ने उसकी मदद की। जैसे ही बच्ची पैदा हुई तो घर में उस वक्त कोई था नहीं, और उन्होंने ये ऐलान करा दिया कि बेटा हुआ बेटा हुआ। और उसके बाद आनंद फानंद में जसवंत को उसके मायके ले जाया गया। अब जसवंत मायके पहुंच गई, यहां सबको ये पता है कि बेटा पैदा हुआ है। इसके बाद अब धीरे धीरे वक्त बीता, राज कब तक रखता कि ये लड़का है लड़की है, और अगर सच्चाई पता चल जाती तो शायद मार देते। अब क्या किया कि जसवंत की मां के कहने पर जसवंत के ननिहाल यानी कि मामा और नानी नाना ने उसको लड़के की तरह पालना शुरू किया। उसके कभी बाल नहीं बड़े होने देते, छोटे छोटे बाल रखते, उसको शर्ट पहनाते, पैंट पहनाते। और उम्र का ये पड़ाव था कि उस वक्त आपके किसी शारीरिक बनावट से ये पता नहीं चलता कि ये लड़का है कि लड़की है। तो एक लड़के की तरह उसको पालना शुरू किया। अब धीरे धीरे वो 1 साल की हो गई, 1.5 साल की, करीब 2-3 साल बीत गए तो फिर ये घर में पता चला कि ये लड़की है। अब लेकिन यहां पे हालात ये थे कि 2-3 साल की हो गई, अब इसको कैसे मारे। जो कोख से पैदा होते उनको फौरन मारना आसान था, वो लोग ये काम करते रहे, लेकिन अब 2-3 साल की एक लड़की का कत्ल कैसे करें। इत्तेफाक से या खुशनसीबी से जसवंत के पिता इंदर सिंह भी अब इन चीज़ों को नहीं मानते थे। उन्हें भी सच्चाई पता चल गई, उन्होंने कहा ठीक है जसवंत को वहीं पालो। और इस तरीके से अब जसवंत कभी जब यहाँ आती बचपन में तो वो लड़का बनकर आती, और ये नाम भी आप देखिए उसका नाम इसीलिए जसवंत रखा। कई जगह पे जसवंत लड़कियों का भी नाम होता है, लेकिन लड़कों का भी नाम होता है, तो जसवंत नाम रखा गया क्योंकि वो उसको लड़का बनाया गया था। और फिर वो स्कूल भी गई, कॉलेज भी गई, उसने ग्रेजुएशन किया। अब वक्त बदल गया था, सबको पता चला कि ये तो लड़की है, बड़ी लड़की को आप मार नहीं सकते। तो इसीलिए फिर उसके बाद 110 साल बाद उस गांव में बारात आई और जसवंत की धूमधाम से शादी हुई, और जसवंत इसलिए बच गई थी। ये कहानी का एक पहलू था। कहानी का दूसरा पहलू था ये कि जब इस स्टोरी को करते करते हम लोग उस इलाके में घूमे, उसके आसपास में बहुत सारे गांव थे। देवड़ा के अलावा तेज मालता, माढ़ा, रासला, डोंगी, मुलाना और ऐसे ना मालूम कितने गांव, और ये सारे रेतीले इलाके हैं, रेत है, रेगिस्तान है। तो ऐसे एक गांव में पहुंचा, वहां गए तो वहां का जो मंजर था वो अजीब था। बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे आपस में गप्पे मार रहे थे, और सब बुजुर्ग, उनमें से किसी की उम्र 60 साल से नीचे की नहीं होगी। तो उनसे बात करनी शुरू की, तो थोड़ी देर के बाद बातचीत के बाद पता चला कि वो सब के सब कुंवारे हैं। तो अब 1, 2, 3 समझ में आती है बात, पर अगर 15-20 लोग इकट्ठे हैं और सारे के सारे से आप पूछ रहे हैं और सभी कह रहे हैं हमारी तो शादी नहीं हुई, फिर उनसे पूछना शुरू किया तो बोले आपका मन नहीं था? बोले बहुत शौक है शादी करने का, हमें तो अफसोस है कि हमारी, अब तो हम 60 के हो गए, हमारी शादी नहीं। तो मैंने कहा आपने शादी क्यों नहीं की? बोले लड़की हो तब तो शादी करें। मैंने कहा मतलब? तो उन्होंने कहा कि आसपास के किसी गांव में लड़कियां ही नहीं हैं, क्योंकि बेटियों को सब मार देते हैं, और उनमें से हम सब भी लोग हैं जिन्होंने अपने अपने फैमिली के यहाँ जब बेटियां पैदा हुई तो उनको मारने का हुक्म दिया। लेकिन अब जब आप बेटियों को मारने लगेंगे तो फिर और सिर्फ बेटा पैदा करेंगे तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए फिर लड़कियां कहाँ से लाएंगे, शादियां कैसे होंगी। इन चीज़ों का एहसास इन्हें बहुत बाद में हुआ। तो वो गांव मिला जो सिर्फ कुंवारों का गांव था, वहां कोई नहीं किसी की शादी हुई थी। फिर आगे बढ़े तो कुछ लोग मिले, उनको भरोसे में लिया, एक एनजीओ भी चलाते हैं, उनके साथ भी रहा।
फिर एक दाई से मुलाकात हुई, पुलिस से मुलाकात हुई, तो पूरी कहानी समझ में आई। होता ये था कि पहले लोक लाज के लिए और फिर दहेज के डर की वजह से कि ये हुआ कि बेटियों को क्यों पैदा किया जाए, शादी ब्याह में बहुत खर्च होगा, तो अच्छा है जो पुरानी परंपरा चली आ रही है चुपचाप से मार दो, यहाँ पे तो कोई कुछ कहता भी नहीं है, क्योंकि इस इलाके में सबको पता है अघोषित तौर पर कि बेटियां पैदा होंगी तो मारी जाएंगी। बट कैसे मारती थी और उन बेटियों को क्या करते थे फिर? तो बताया बेटियों को मारने के 2 3 4 तरीके थे। एक तो जैसे ही कोई भी महिला गर्भवती हुई तो उसको पहला हुक्म था कि बेटा हुआ तो ठीक, बेटी हुई तो तू अपने हाथ से उसका गला दबा देना या मार देना, वरना फिर हम लोगों को मारना पड़ेगा। तो कैसे मारते थे? जैसे एक बेटी पैदा हुई तो उसको मारने के जो तरीके थे वो अलग अलग थे। पहली चीज करते थे कि कोई वजनी तकिया, भारी तकिया एकदम जो भी कोख से जन्म लिए उसके मुंह पर रख देते थे, नाक बंद मुंह बंद, सांस ले नहीं पा रही है, 5 मिनट तकिया रखा, बच्ची ने दम तोड़ दिया। अब वो पकड़ में भी नहीं आएंगे, क्यों भाई? बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। क्योंकि ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि बाद में करते थे, डिलीवरी हुई ये दिख गया कि ये लड़की है, ये उसी वक्त का खेल होता है। तो एक तरीका ये। दूसरा तरीका, पूरे राजस्थान में एक अमल नाम से एक चीज आती, अमल मतलब अफीम। वहां पे बहुत सारे इलाके आज भी ऐसे हैं जहां आप घर में जाएंगे तो वहां आपका स्वागत, जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, वहां अमल से करते हैं। अमल का मतलब यह है कि वो एक लोटा में एक चम्मच होगा और उसमें अफीम घोलकर पानी के साथ, और आप जाएंगे और आप अपना हाथ आगे ऐसे करेंगे और वो एक चम्मच आपको देंगे और आप वो हाथ से पिएंगे। और ये अमल मैंने पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह, याद होंगे आपको नाम, मैंने अपनी आंखों से देखा जब मैं राजस्थान में था। वो भी परंपरा के खिलाफ नहीं जा सकते थे, जबकि अफीम आपको पता है अपराध है, लेकिन वहाँ ये कल्चर है, मतलब वहाँ के समाज का हिस्सा है ये, मेहमानों का स्वागत करने का। तो क्या करते कि जब बच्ची पैदा हुई तो एक चम्मच अफीम घोलकर उसके मुंह में डाल दिया। अब बच्ची जो अभी कोख से बाहर निकली, उसको अफीम का डोज, बच्ची मर गई। ये 2 तरीका हुआ, तकिया वजनी रखकर, दूसरा अफीम। तीसरा, चूंकि वहां आसपास पूरा रेतीला इलाका है तो वो क्या करते कि कुछ पोटली बना देते रेत का, और पोटली करीब आधा 1 किलो का कर देते और उस पोटली को फिर उसके नाक या मुंह पर रख देते, सांस ले नहीं पाएंगे, मर जाती। चौथा तरीका ये था कि वो रेत ले आते और उसके नाक या मुंह में डाल देते, तो जब रेत नाक और मुंह में जाएगा तो फिर आप सांस नहीं ले पाएंगे, बच्ची मर जाती। और इसी तरीके से ये सारी चीजें होती। अगर माँ ने मारा तो ठीक, नहीं तो वहां दूसरा ही था कि उस वक्त तक, ये 2005 की बात बता रहा हूं, इस पूरे इलाके में, इस आसपास के 8-10-12 गांव में चलन ये था कि जब भी कोई गर्भवती होती तो वहां कोई सरकारी अस्पताल डिलीवरी के लिए नहीं जाता था। पूरे इलाके में दाई का सिस्टम था। आप में से पता नहीं कितने लोग, बहुत सारे पुराने लोग जानते होंगे, पहले अस्पतालों में डिलीवरी नहीं हुआ करते थे। हर मोहल्ले में, गाँव में दाई एक हुआ करती थी जो एक्सपर्ट्स होती थी डिलीवरी कराने की, तो उसको दाई अम्मा कहा जाता था। तो इस इलाके में भी दाई हुआ करती थी, और दाई को पहले से ये हुक्म होता था, उसे मालूम है कि इस जगह पर एक महिला है जो गर्भवती है, अब उसे पता है इसकी डिलीवरी होनी है। जब दर्द उठा और डिलीवरी का वक्त आया, दाई माँ को बुलाया गया। जब दाई माँ जा रही है उसके डिलीवरी कराने, तो यहाँ पहले से ही हुक्म है, बेटा हुआ तो ठीक, बेटी हुई तो अगर माँ ने नहीं मारा तो तुम्हें मारना है, और दाई की ये मजबूरी है कि उसे मारना है। तो दाई भी इसी तरीके से मारती। यही जो 4-5 चीज तरीके बताया, वजनी तकिया रखना, रेत या मुंह में डाल देना, या फिर पोटली बनाकर नाक पे रख देना, अफीम का डोज दे देना, चम्मच में मिलाकर मुंह में डाल देना। तो इस तरीके से मार देते। मारने के बाद क्या करते कि आसपास में उस एक जगह पे गया था, जो वहां के एक लोकल रिपोर्टर ने बताया। उसने कहा कि ये लाशों का टीला है, एक पूरा रेगिस्तान टाइप का है, और ऊंचे ऊंचे टीले, ऊंचे नीचे। वहां जब पहुंचा तो उसने बताया कि पता नहीं यहाँ दूर दूर तक अगर आप टीले पे नजर डालिए, सैकड़ों बेटियों की कब्रगाह है ये। जो बच्चियां पैदा हुई, कोख से बाहर निकली, उसी वक्त उसको मारने के बाद इन्हीं टीलों में लाकर बालू के नीचे दबा देते और मामला खत्म। कभी, चूंकि सभी यही करते हर घर, कोई कभी किसी के पास, पुलिस के पास कंप्लेंट लेकर नहीं गया। सरकारी अस्पताल में डिलीवरी नहीं कराई तो सरकारी अस्पताल में रिकॉर्ड भी नहीं है। अगर कोई पूछता, कह रहे तुम तो, क्योंकि अब गर्भवती, चूंकि शारीरिक रूप से आपको पता चल जाता है कि ये प्रेग्नेंट है, और वो कहीं इधर उधर जा रही है, दूर के रिश्तेदार ना पड़ोसी कहीं और से आया कि अच्छा क्या हुआ, तो अब आप कैसे बता सकते हैं? तो या तो एक झूठ ये होता कि वो मरी हुई बच्ची पैदा हुई थी, तो फिर आगे कोई पूछता नहीं। चूंकि अस्पताल में रिकॉर्ड नहीं है, पुलिस के पास कोई गया नहीं, तो छानबीन कौन करेगा? और परंपरा पुरानी, पुलिस को भी ये बात पता, और पुलिस को मालूम है कि इस चीज़ों में पड़ना
शायद फिर उस इलाके में रहना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आंख बंद करके पुलिस भी इन चीज़ों को एक तरह से मंजूरी दे देती थी। तो ये जब पूरे इलाके में घूमा और ये सारी चीज़ें देखी और सुनी, मैं एक दाई से भी मिला और उस दाई ने पूरी कहानी सुनाई। एक माँ से भी मिला, उसने कहा कि मैं क्या करती, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती तो फिर दाई को खामोशी से मंजूरी दे देते या अपने पति सास ससुर से गिड़गिड़ाते, वो कभी मानते नहीं। तो यहाँ माँ भी बेबस थी, मजबूर थी, और इसी वजह से सैकड़ों बेटियाँ, बल्कि अगर उस दौर से गिने तो हज़ारों बेटियाँ मारी जाती रहीं। और जो मैंने आपको उस गांव का किस्सा सुनाया जहाँ सिर्फ कुंवारे हैं, उसकी वजह भी क्या है। 2005 में जब ये स्टोरी की थी, उस वक्त का डेटा भी मैंने उस स्टोरी में शामिल किया था। बाड़मेर और जैसलमेर, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई थी, इसी के इर्द गिर्द जो गाँव थे। 2005 में बाड़मेर में लड़का और लड़की का जो रेशो था पर 1000 में, वो 891 था, यानी कि 1000 लड़कों पर 891 लड़कियां थी। तो इस हिसाब से 119 के हिस्से में कोई लड़की नहीं आएगी तो शादी नहीं हो पाएगी। जैसलमेर में 1000 लड़के पर 807 लड़कियां थी सिर्फ। मतलब यहाँ तो और भी बुरा हाल, 193 लड़कों की शादी नहीं हो सकती। जबकि उस वक्त पूरे देश में जो रेशो था लड़के और लड़कियों का, वो 927 था, 927, यानी हर 1000 लड़के पर हिंदुस्तान में 927 लड़कियां थी। लेकिन यहाँ उससे भी बहुत ज़्यादा कम। तो ये पूरी स्टोरी की, और इस स्टोरी में हम लोग जब स्टोरी करने जाते हैं तो उसके साथ आप जो देखते हैं टीवी पर, उसमें जब एक रिपोर्टर सामने आता है, एक तो एंकर होता है शो का, तो इत्तेफाक से इसका एंकर भी मैं था, और एक रिपोर्टर बीच में आता है जब वो कुछ बोलता है। आपने तमाम न्यूज़ चैनल देखा होगा तो आप अंदाजा होगा। तो उस रिपोर्टर को जो जब स्क्रीन पर आकर वो 15-20 सेकंड 30 सेकंड कुछ बोलता है, तो उसको टीवी की जुबान में कहते हैं PTC, यानी कि पीस टू कैमरा, कैमरे के सामने। तो जिंदगी में मुझे अपने टीवी के करियर में शायद हज़ारों PTC किए होंगे, पर 2-4 हैं जो यूं ही मुर्जुबानी याद रहते हैं। उनमें से एक इस स्टोरी पे था, जो इत्तेफाक से एक डोली मिल गई थी और डोली से रिलेटेड ये लड़कियां थी, तो उसके सामने खड़े होकर की थी। आखिर में इस कहानी की जब कहानी खत्म कर दूंगा तो वो 18 साल पुरानी PTC, और वो उस वक्त जो मैंने किया था, तो 18 साल पुराने आप वो तस्वीर और PTC भी आपको सुनाऊंगा, मतलब इस स्टोरीज में जो गया था। तो ये तो पूरे स्टोरी का पार्ट रहा, क्या किया, कैसे किया, और एक शादी में क्या कैसे हो सकता है, कैसे उसमें क्राइम निकल सकती है, वो स्टोरी थी। अब ये हिट एंड मिस में कैसे है, तो उसकी वजह यह है कि जब इस खबर के जरिए राजस्थान की लड़कियों को इस तरह से मारने की बातें एक नेशनल चैनल पर आई, तो फिर बहुत सारे लोग इसमें आगे भी आए। फिर ये भी हुआ कि नहीं, इंक्वायरी भी होगी, फिर पुलिस प्रशासन भी आगे आया, NGOs भी बहुत सारे आगे आए। उसके बाद घर घर जाकर लोगों को शिक्षित करने का काम शुरू हुआ, और इसको बाद में अवार्ड भी मिला इसको। तो बहुत सारे लोगों ने फिर इस पर बहुत सारे फॉलो अप किए। तो ये वो एक सोशल इशू था, बहुत ही संवेदनशील, जो अनजाने में, मतलब एक शादी के जरिए ये पूरी अफसोसनाक कहानी सामने आई, और जो फिर हम लोगों ने कवर की थी। अब इस स्टोरी के बाहर क्या हुआ, पहली बार पता चला था कि राजस्थान में बाढ़ भी आ सकती है। राजस्थान में तुम हमेशा कहते हैं सूखा, गर्मी, रेत, रेगिस्तान। अब राजस्थान में बाढ़ कैसे? खैर अब तो मौसम से हर जगह बदल रहा है। तो इसी जब हम लोग इस स्टोरी को कर रहे थे, उसी दौरान में राजस्थान में, चूंकि ये बहुत सारे गांव थे, और हम जैसलमेर में कैंप थे, मतलब जैसलमेर में रुके हुए थे, क्योंकि वहाँ ठीक ठाक होटल वेटल था। अब वहाँ से इधर उधर जाना, और वो बहुत 70-70, 80-80 किलोमीटर दूर, क्योंकि जैसलमेर बाड़मेर दोनों के बीच में गाँव में अलग अलग, और वहाँ आप अगर राजस्थान में जाएं तो गाँव भी बहुत कम घर और बहुत दूर दूर पर। तो एक बार गए, उसका रात को लौट रहे थे। अब इत्तेफाक से हुआ कि जब सुबह निकले होटल से, पर्स जो है वो मेरा और शिकारपुरी दोनों का होटल में रह गया। अब हमारे जेब में मतलब कुछ पैसे थे जो अलग से रखे हुए थे, बल्कि शिकारपुरी के पास थे। अब हम गए, उसका वापस लौट रहे हैं, और पता चला कि बाढ़ आई हुई है। अलग अलग इलाकों में घूम रहे थे। अब हम जो ड्राइवर है उसको भी पता नहीं, और चले जा रहे हैं। रात के करीब 10-11 बज रहे हैं, अंधेर और बिल्कुल सन्नाटा। अब अचानक बाढ़ रास्ता डाइवर्ट, घूमने लगे इधर से उधर, उधर से उधर। एक गलत मोड़ किसी ने बता दिया कि वहां से आप जा सकते हो। अब उस चक्कर में जो उसने बताया, जब हम आगे पहुंचे तो एक दूसरा शख्स मिला, तो वहां पे दूर दूर तक कोई इंसान नाम की चीज नहीं। करीब उसने जो गलत रास्ता बताया, उस चक्कर में हम 25 किलोमीटर आगे निकल गए। 25 किलोमीटर। अब ये याद रखेगा रात का वक्त है, जेब में पैसे नहीं है, और
सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ खाया नहीं तो भूखे प्यासे हैं। अब खैर भटक रहे हैं, रात को करीब 12-1 बज गया। एक सुनसान जगह पर एक ढाबा सा दिखाई दिया। अब उस ढाबे पर गए खाना खाने के लिए। तो पहले तो ये हुआ कि सब पैसे देखो, अच्छा हमारे ड्राइवर साहब भी महान, उनके पास भी पैसे नहीं, तो कुछ पैसे थे वो सिगरेट में भी खर्च हो गए थे। तो ले देकर बचे 60 रुपये, 60, और हम 3 आदमी। अब वहाँ गए तो जो भी रोटी सब्जी थी राजस्थानी वो मिली। अब रोटी बड़ी सख्त, तो ये हुआ कि खाया नहीं जा रहा ना ड्राइवर साहब से ना विनोद शिकारपुरी से। तो ये उसने कहा बाजरे की रोटी थी, तो उसने कहा कि इस पर मक्खन और वो डालते हैं घी, तो क्या डाल दीजिए। तो उसने कहा नहीं, उसके अलग से पैसे लगते हैं। तो अब जोड़ा गया खाने का बिल, पूछ कर खाना खाया जाता कि इसके कितने आएंगे। तो उसने जो बताया वो सब लगभग 50 रुपये में किसी तरह से काम हो गया था, बल्कि 55 रुपये में। अब 5 रुपये सिर्फ बचे थे। तो उसने कहा कि देखो पैसे तो है नहीं, रोटी बड़ी सख्त है, एक काम करो तुम 1 चम्मच डाल दो। तो 1 चम्मच उसने घी डाले थे 5 रुपये के, और फिर उसी में सबने खाना खाया। उसके बाद रात करीब 2-3 बजे, मतलब ना मालूम उस दिन 150-200 किलोमीटर तो फालतू सिर्फ बाढ़ की वजह से बर्बाद हो गई। फिर वापस हम होटल पहुंचते हैं और उसके बाद फिर अगले दिन निकल जाते हैं। इत्तेफाक से फिर जब इस स्टोरी के चक्कर में कई लोगों के घर गया दूर दराज, तो मैंने जो जसवंत सिंह का आपको किस्सा सुनाया वो सेम हम लोगों के साथ हुआ। एक घर में घुसे और हमें ये बात उस दिन तक मालूम नहीं था, क्योंकि उससे पहले की बात है। तो एक घर में गए कि जो हमारे सोर्सेस थे, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी सब्जी खिलाई थी, फली की सब्जी थी और रोटी, खाना बहुत अच्छा होता है। और लेकिन घुसते ही सबसे पहले नमस्कार प्रणाम हुआ। उसके बाद वो एक लोटा था उन्होंने हाथ में दिया और पानी था। हमने देखा जो हमारा लोकल सोर्स था उसने यूँ पिया और फिर उसने कहा कि सुन भाई ये इसी तरह मेहमानों को बुलाते। तो हमने भी पिया, उसने भी पिया, सब कुछ हो गया। हमें लगा कुछ ठीक ठाक पानी वानी है। तो बाद में पता चला था कि वो अफीम है। तो खैर वो उतना सा उससे कुछ होता तो है नहीं, लेकिन वो फिर उसको नाम वाम उससे पूछा तो पता चला इसको अमल कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर बाद में उसके बारे में और भी डिटेल पता चला। तो ये सब कर कराने के बाद हम दिल्ली लौटे थे, और लौटने के बाद जब ये स्टोरी की थी तब उसके बाद जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि फिर बहुत सारे लोगों ने इसको नोटिस में लिया। अब की अगर बात करें, मैं अभी आप आज की कहानी सुनाने से पहले मैंने चेक किया, अब ये डेटा और आंकड़ा जो रेशो है उसमें बहुत सुधार हो गया है। और अब इन्हीं इलाकों में, जिन जिन इलाकों में मैं घूमा हूँ, अभी बहुत सारी बेटियां पढ़ रही हैं, खेल रही हैं, कूद रही हैं, शादियां हो रही हैं। और 110 साल के बाद जो 2005 में पहली डोली उठी थी वहाँ से, उसके बाद से दर्जनों डोलियाँ उठ रही हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है, और ये स्टोरी जो है वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी।